हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी प्रीलिम्स की लेट्स क्रैक सीरीज है। इसमें ऑलरेडी हमारे डे 14 तक के टॉपिक कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 260 से लेकर 280 तक को कवर कर लिया था। आज हम अपने इस टॉपिक में 281 से लेके 300 तक के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही ये हमारी आर्ट एंड कल्चर का लास्ट पार्ट है। इसको देखने के बाद आपकी आर्ट एंड कल्चर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 15 है, जिसमें आज हमें टॉपिक नंबर 281 से लेके टॉपिक नंबर 300 तक को कवर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से, और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको आर्ट एंड कल्चर फिर कहीं से नहीं पढ़ना है। अर्थात आपकी हमने ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी, आपकी हमने आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करा दी, और हमने आपकी बताइए एक टॉपिक और है साइंस टेक, उसे कवर करा दिया। क्लियर? तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। इसके बाद फिर हम आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक कवर कराएंगे। तो हम अपनी आज की क्लासेस की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए 27 मार्च से लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हम आपको न केवल जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि हम आपको करंट अफेयर्स से लेकर विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आपको सीसैट में अपने रीजनिंग के टॉपिक को कवर करना है, कैसे मैथ को कवर करना है, कैसे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपने इन सभी वीडियोस को देखा होगा। साथ ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर नित्य 80 से भी 100 MCQ को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से जिन बच्चों को जिन बुक्स की PDF वगैरह चाहिए हो, वो हमारे अपने दूसरे चैनल, जिसकी लिंक हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, वहाँ से आप उस पर जुड़कर जितनी भी UPSC की तैयारी से संबद्ध पुस्तकें हैं, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा पुस्तकों को हमने उसमें संकलित कर रखा है। तो आप जाकर उनको वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास के बारे में। इससे संबंध और आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर प्रोमो वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। हमने वहाँ पे आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। क्लियर? तो अब हम अपने आज के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी हमने अपने आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, चाहे संगीत की बात हो, चाहे नृत्य की बात हो, चाहे लोक नृत्य की बात हो, धर्म दर्शन की बात हो, मंदिर की बात हो, मूर्तिकला की बात हो, या फिर स्थापत्य की बात हो। क्लियर? लेकिन स्थापत्य की दृष्टि में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है वास्तुकला को लेकर। वास्तुकला का मतलब कि वहाँ का नगर नियोजन कैसा था, वहाँ के भवन कैसे थे। इन सभी टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, और आपको जानकर खुशी होगी कि हम जब इन टॉपिक को कवर करेंगे तो ये टॉपिक न केवल आपको एंसेंट इंडिया के टॉपिक को कवर कराएगा, बल्कि आपके मेडवल इंडिया तक के भी टॉपिक की स्थापत्य को पूरी तरह से कवर करा देगा। यानी कि हम आपको ऐसा कवर कराएंगे कि जिससे आपका स्थापत्य से संबद्ध कोई भी प्रश्न आए तो आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। और आपको पता होना चाहिए कि विगत 2 से 3 वर्षों में UPSC ने स्थापत्य पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस बार की संभावना काफ़ी कम है कि UPSC इस बार भी स्थापत्य पर ही पूछेगी। क्यों? क्योंकि UPSC इस बार हो सकता है आपसे मूर्तिकला पर, आपसे चित्रकला पर, या फिर गुहाओं पर, मतलब गुफाओं पर क्वेश्चन पूछेगी, जो कि हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में कवर करा दिया है। क्लियर? लेकिन फिर भी हमारा काम तो है पढ़ना, और आपका काम है इसको समझना, ताकि आप इस चीज़ को समझकर ये कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि अगर हो सके बाय चांस अगर UPSC ने स्थापत्य हमसे मिक्स करके पूछ लिया तो भी हम अपने उत्तर तक सही से पहुँच सकें। क्लियर? तो पहला हमारा स्थापत्य आता है सिंधुकालीन स्थापत्य। अब आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या एंसेंट इंडिया सिंधु काल से शुरू होती है? तो नहीं, एंसेंट इंडिया की शुरुआत होती है पूरा पाषाण काल से। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो खाद्य आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, वो शिकारी था, वो बर्बर था। यानी कि वो अपने निवास स्थान को इतना मजबूत नहीं बना पाया,
अपनी आर्ट एंड कल्चर को इतना परिपक्व नहीं कर पाया, अपने स्थापत्य को इतना प्रमोट नहीं कर पाया जितना कि आगे चलकर सिंधुकालीन स्थापत्य ने किया। क्लियर? तो इसीलिए हम पूरा पाषाण काल को नहीं पढ़ते, मध्य पाषाण काल को नहीं पढ़ते और ना ही नव पाषाण काल की बस्तियों को पढ़ते हैं। क्लियर? हम डायरेक्ट अपना सिंधु काल की स्थापत्य को ही पढ़ते हैं। समझ गए? हालांकि आप हमेशा देखोगे कि कई सारी गुफाएं और गुहाओं की बात आती है, वो भी स्थापत्य का ही पार्ट होता है, बट हमने उसे आपको इंडिपेंडेंट रूप से पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है? तो आपको फिर यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो सिंधुकालीन जब स्थापत्य की बात आई तो इसमें क्या है, भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित स्थापत्य निर्माण यानी कि नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। कहने का मतलब कि भारत में पहली बार जो नगरीकरण हुआ वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान हुआ। आप में से कई सारे बच्चों को, जो लोग हमसे हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ चुके हैं, खासतौर पर एंसेंट इंडिया, उनको पता है कि सभ्यता और संस्कृत में क्या डिफरेंस होता है। सभ्यता शहरीकरण को बताती है और संस्कृत गांवों को बताती है। क्लियर? तो सभ्यता और संस्कृत में ये डिफरेंस होता है। ठीक? हालांकि कई बार हड़प्पा सभ्यता को संस्कृत के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, इसलिए क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कई सारी संस्कृतियों के मेल से बनी है। ठीक है? तो इसलिए कभी कभी इसे हम संस्कृति कह देते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता के नगर थे कैसे, उन नगरों का प्रादुर्भाव कैसा था, तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे, यानी आयताकार खंड में विभाजित नगर थे जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब आपको एक बात बताएं, आप में से कई सारे बच्चे जिन्होंने हिस्ट्री हमसे पढ़ी है या जिन्होंने आंसर राइटिंग कराई है, तो उनके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि मास्टर जी अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी ना तो हम वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आपने यहाँ पर ये चीज़ क्यों बताई। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी गलती आप करने जा रहे हैं, तो मैं वो गलती करने ही नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब मैंने आपके आंसर चेक किए थे तो वहाँ पर मैंने एक बात आपको बताई थी कि वर्तमान स्रोतों के आधार पर ये पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो पूरी तरह से ग्रिड पैटर्न पर आधारित नहीं थे, अर्थात उनकी जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को पूरी तरह से समकोण पर नहीं काटती थी, बल्कि थोड़ा सा उनमें डिफरेंस था। कहीं कहीं पे चौकोर थी तो कहीं कहीं पे घुमावदार थी। क्लियर? यही बात थी। यानी कि आपको अब लगेगा कि सर तो फिर क्या ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं, ये अपनी जगह सही है। ठीक है? और वो अपनी जगह सही है। आपको अगर क्वेश्चन देगा ना और ये अगर ऑप्शन आपको देता है तो यही सही माना जाएगा, वो ऑप्शन आपको नहीं देगा। वो ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए है, ये आर्ट एंड कल्चर वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए, इस चीज़ पर भी मान्यता ज़्यादा है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि हड़प्पा से घोड़ों के अवशेष मिले हैं, ठीक है, सुरकोटदा से, बट उस पर डिबेट है, लेकिन ज़्यादातर माना यही जाता है कि घोड़े वहाँ पे अनुपस्थित थे, यानी कि उनकी प्राप्ति नहीं थी। ठीक है? तो ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता के जो नगरी क्षेत्र थे वो दो हिस्सों में बटे थे। एक था दुर्गगढ़ी क्षेत्र और जिसे पश्चिमी टीला कहते थे, दूसरा था पूर्वी टीला। क्लियर? तो एक बार हम देख लेते हैं कि आखिरकार दुर्गगढ़ी क्षेत्र था कैसा, पश्चिमी टीला कैसा था, पूर्वी टीला कैसा था। ठीक? तो आप ऐसे देखिए, ये जैसे ऊंचा पहाड़ है तो ये पश्चिमी टीला होता था। क्लियर? दुर्ग वगैरह होता था, यहाँ किले वगैरह बने होते थे। तो आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको और नगरों को दिखाते हैं काफ़ी डिटेल में, ताकि आप इमेज देखकर ये पता कर सकें कि अच्छा वहाँ पे नगर ऐसे बनते थे। ये देखिए, ये जैसे सड़क थी ना, ये बिल्कुल इसको समकोण पर माना जाता था, इधर नगर होते थे, इधर नगर होते थे। ठीक है? तो आप ऐसे देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये वाली इमेज, ठीक है, सकरी गली होती थी, ऐसे सब बने होते थे, महान स्नानागार वगैरह। ठीक है? ऐसे देखो, ये हिस्सा बना होता था, निचला इलाका ये होता था। ठीक है? यहाँ पे अलग क्षेत्र रहते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है? यानी कि वही है कि अनुमान किया गया है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है यहाँ पे कि अच्छा यही सब ऐसा रहा होगा। आप ये देख सकते हो, मुख्य सड़कें, मकानों की दीवारें, समझ गए? तो आप ऐसे इन चीज़ों को देख सकते हो। ये देखिए आप, ऐसे ये सारी की सारी बसी हैं। पूर्वी द्वार, सुरक्षा प्राचीर भी मिली है। ठीक है? बाकी ये देखिए इमेज। और आप में से जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा भारत दर्शन सीरीज, उसको देखिएगा। भारत दर्शन सीरीज में हमने आपको विजुअलाइज रूप में ये सारी चीज़ें दिखाई हैं।
तो आप वहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं स्नानागार वगैरह ये सब हमने वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए मध्यनगर था, ये ऐसे नगरों को विभाजन होता था। ठीक है, तो बस आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे देखनी है, बाकी आपके लिए यहाँ पे कोई भी उपयोगी चीज़ है नहीं। क्लियर। तो अब हम देखते हैं अपना आगे का। भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। आपसे यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा कि भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है बल्कि पक्की ईंटों का अभाव था, तो आप कहेंगे नहीं साहब पक्की ईंटों का भी प्रयोग मिलता है। ठीक, साथ ही लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। फर्श व दीवार की जुड़ाई में जिप्सम का प्रयोग होता था। जिप्सम जैसे आजकल आप देखते हो ना सीमेंट में उपयोग किया जाता है, यानी कि एक तरीके का गारे का उपयोग किया जाता था। ठीक, जो कि उसको जोड़ती थी। जल मल निकास व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। ये देखो ये बेसिक चीज़ें आपको तो पता ही हैं कि अच्छा हाँ ये ऐसी चीज़ें तो थी। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला भवन भी मिले हैं, सीढ़ियाँ भी मिली हैं, पक्की कच्ची ईंटों के इस्तेमाल के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, गोलाकार स्तंभ और घर में खिड़की का चलन नहीं था, ये इंपॉर्टेंट बात है। गोलाकार स्तंभ का मतलब जो पिलर होते थे ना, जैसे ये जो घर के पिलर बनते थे तो ऐसे बनते थे, ये गोल गोल नहीं होते थे। ठीक है, गोल का मतलब आप लोग ऐसे देखिएगा जब हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग वगैरह में आप देखते हैं ना तो वहाँ पे गोल गोल होते हैं, या फिर जैसे आप व्हाइट हाउस को देखेंगे या संसद भवन के जो पिलर्स देखेंगे बाहर के वो गोल गोल नहीं होते हैं, तो बिल्कुल वही चीज़। या अशोक के स्तंभों को आप देखते हैं तो गोल गोल पिलर के बने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात आती है यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सभी प्रकार के भवन मिले हैं किंतु मंदिर का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। यूपीएससी आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन घुमा सकती है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण मिले हैं, हालांकि कोई प्रकृति पूजक देवता हालांकि किसी भी प्रकार की मूर्ति का अभाव मिलता है, तो आप समझ जाएंगे नहीं भाई मंदिर भी नहीं है और मूर्तियाँ भी नहीं हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पहले भारत में भवन निर्माण या स्थापत्य में मिट्टी, पत्थर, बांस, काष्ठ का मतलब लकड़ी, घास फूस, लठ और कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। अब देखो जब हड़प्पा से पहले मिट्टी का प्रयोग होगा, घास फूस के मकान बनाए जाएंगे तो वो बाढ़ वगैरह में कभी ना कभी बह ही जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप हमेशा पढ़ते हो ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना था, इसीलिए वो आज भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि वो तबाह हो गया था। ठीक, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया जो कि सुडौल, हल्के रंग की तथा निश्चित अनुपात की होती थी। उनका एक निश्चित क्रम होता था, ऐसा नहीं होता था कि जैसे ये ईंट इतनी बड़ी है तो दूसरी ईंट इतनी बड़ी हो, ऐसा नहीं होता था। जो ईंट इतनी बड़ी होगी वही दूसरी ईंट इतनी बड़ी होगी, यानी कि उन सब में एक निश्चित अनुपात होता था। ठीक है, तो ये इसका एक खास फीचर था। क्लियर। चलिए फिर बात आती है विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारतों में गिना जाता है। आपको मैंने अभी दिखाया कि विशाल स्नानागार कितना बड़ा था। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो के गढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना नहीं याद रखना है। विशाल स्नानागार भी पूर्णतः पक्की ईंटों से निर्मित है। सिंपल सा क्वेश्चन आप पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के संदर्भ में बताइए, इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसमें गारे का प्रयोग हुआ है, इसमें केवल पुरोहित जन स्नान करते थे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे नहीं भाई साहब इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात आती है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। हड़प्पा की राजधानी इसे माना जाता है। ठीक है, आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैपिंग की दृष्टि से ये बात अलग है कि ये साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऑलरेडी मैपिंग में जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल करते हैं उनको ऑलरेडी करा दिया है और उस पर इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा दिया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के क्रम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। देखो पीसीएस वगैरह का जब आप एग्जाम देते हैं ना तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है रावी नदी के तट पर। आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में क्या पूछेगा कि रावी नदी क्यों फेमस है। ठीक है, तो आपको 3 फीचर पता होने चाहिए रावी नदी के। पहला कि दासराग युद्ध यहाँ पे हुआ था आर्य और अनार्य के मध्य। दूसरा, हड़प्पा स्थान यहाँ पे है। तीसरा, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, यानी कि लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्लियर, तो इस कारण से ये रावी नदी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि रावी नदी की महत्ता क्यों है। ठीक,
आपसे इंटरव्यू में ऐसे जब क्वेश्चन पूछता है ना तो अभ्यर्थी घबरा जाता है कि अरे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, उसको तैयार तो मशीन कराई जाती है, मशीन के द्वारा मतलब कोचिंग संस्थानों के द्वारा, तो ऐसी थिंकिंग प्रोसेस उसकी डेवलप तो हो नहीं पाती। ठीक है, चलिए फिर बात आती है लोथल भारत के गुजरात काठियावाड़ खंभात क्षेत्र में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन कभी ऐसा दे सकता है, मे बी कभी ऐसा दे सकता है कि आपको हड़प्पा को दे दे सामने रावी नदी, लोथल को दे दे भोगवा, तो आपको पता होना चाहिए, कालीबंगा को घग्गर, तो आप कहोगे हाँ साहब ये सब के सब सही हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ में लूनी जोजरी लाइन पर स्थित मध्यवर्ती शहर का विशेषता वाला शहर है, यानी कि धौलावीरा में लूनी रिवर की बात आती है। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सिटी थे ना उस समय के, ये सबके सब क्या थे, किसी न किसी नदी के किनारे ही अवस्थित थे, अधिकांशतः, सबके सब नहीं, अधिकांशतः। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती थी रिवर। दूसरी बात, पीने योग्य पानी मिल जाता था। तीसरी बात, एग्रीकल्चर को बूस्टअप देने के लिए वहाँ से सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर दीवार के साक्ष्य मिले। आपसे इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब बात आती है बौद्ध वास्तुकला की। अब आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने वैदिक और उत्तर वैदिक तो पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जो नगर बनते थे, तो नगर तो होते नहीं थे, गांव होते थे, और वो कच्चे मकानों से बने होते थे, तो उनका स्थापत्य हमें आज तक मिला ही नहीं। वो झोपड़ियाँ झुग्गियाँ ऐसे बनाकर रहते थे, तो वो सब मिट्टी के होते थे, कच्ची मिट्टी के होते थे, घास फूस के होते थे, तो वो सब बाढ़ वगैरह में तबाह हो गए। ठीक है, तो वो हमें मिले ही नहीं। अब बात आती है बौद्ध वास्तुकला, हमें ही नहीं मिले, मतलब जो लोग हैं ना उनको नहीं मिले, हम थोड़ा ना खोजने गए थे। बौद्ध वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला क्या है? इस दौरान हिंदू और जैन धर्म से संबंधित स्थापत्य के विभिन्न रूप भी सामने आए। जैन धर्म से प्रभावित होकर गुम्फा का निर्माण हुआ। गुम्फा का मतलब गुहाओं का, गुहाओं का मतलब गुफाओं का। क्लियर? तो ब्राह्मण हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर स्थापत्य सामने आया। कहने का मतलब क्या है कि इसमें मंदिर स्थापत्य की चर्चाएं शुरू होने लगी। हालांकि मंदिर अभी पूरी तरह से बनना नहीं शुरू हुआ, ध्यान देना, मंदिर स्थापत्य की शुरुआत होने की बात हुई यहाँ पे। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ ध्यान रखना है। बौद्ध और जैन नास्तिक मत थे, जबकि ब्राह्मण हिंदू धर्म आस्तिक मत है। यानी कि आप सिंपल सा समझ सकते हो कि जब बौद्ध वास्तुकला आई, जब बौद्ध धर्म आया, जब जैन धर्म आया, तो उस समय इनकी मूर्तियां नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्या थे? नास्तिक थे। ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ये वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे, तो इसीलिए कोई आकार नहीं दिया गया। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे शुरुआती दौर में बौद्ध जो धर्म था वो हीनयान और महायान में जब बट गया, तो हीनयान कौन थे? हीनयान वो थे जो मूलतः बुद्ध को मानते थे, यानी कि बुद्ध के पद चिन्हों को, या कहें कि बुद्ध के जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, प्रतीकों को, उनको ही आराध्य मानकर पूजा करने लगे। जबकि जो महायान थे उन्होंने क्या किया कि बुद्ध को भगवान का रूप दे दिया, मूर्तियां बनाने लगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। हालांकि जब हम आपको हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाएंगे और जब फाउंडेशन कोर्स के लिए 1 अक्टूबर से आप लोगों को मेंस की तैयारी कराएंगे, तो वहाँ पे जीएस में भी हम आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे ध्यातव्य है कि बौद्ध और जैन नास्तिक मत है, पढ़ाई दिया। अब बात आती है मौर्यकालीन स्थापत्य की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्तव में स्थापत्य कला की दृष्टि से अगर हम किसी एक काल को महत्वपूर्ण संज्ञा देंगे जहाँ पर शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई, तो वो था मौर्यकालीन स्थापत्य। क्लियर? यहाँ पर निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, लौह अयस्कों का सधा हुआ उपयोग हुआ, मतलब लोहे का भी कहीं कहीं उपयोग देखने को मिलता है। चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ। भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष तौर पर प्रयोग हुआ, जो कि हमने आपको बताया है कि स्ट्रेबो हो, या फिर आप पढ़ते हो ना किसको, मेगास्थनीज को, ये सब क्या कहते हैं? ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के महल को कहते हैं कि ये तो राजसी महल से भी ज़्यादा सुंदर है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए।
स्तूप, विहार एवं स्तंभ मौर्यकालीन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके निर्माण में सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान था। ये बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली तो आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हो मास्टर। देखो, इसका सीधा सीधा ये कहना है कि मौर्य काल में क्या हुआ कि पत्थरों का ज़्यादातर इस्तेमाल होने लगा। उन पत्थरों को साधने के लिए, उन पत्थरों को एक सही आकार देने के लिए उसमें लौह अयस्कों का प्रयोग होने लगा। उन पत्थरों में पॉलिश की जाने लगी ताकि वो पत्थर चमकते हुए दिखाई पड़े, और कहीं कहीं पर लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जब पत्थरों का इस्तेमाल किया गया तो उससे स्तूपों को बनाया गया, काट कर उन्हीं पत्थरों को, विहारों को बनाया गया, कई प्रकार के स्तंभों को बनाया गया। क्लियर? जो कि कहीं ना कहीं बौद्ध वास्तुकला को शो करते थे। ठीक है, इतनी बातें आपको बस पता होनी चाहिए। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक बार दिखा तो दो, ये स्तूप वगैरह सब कहाँ पे थे, कैसे थे। तो बिल्कुल हम आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि उस समय के स्तूप वगैरह ये सारी चीज़ें कैसी थी और कैसे इन नगरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें मिल जाता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हाँ, शायद यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें आपकी मिल जाएँ जो हमने, आप देखिए जैसे ये है, आप देख रहे हो ना, अशोक स्तंभ। ठीक है, ये पत्थरों से तराश कर बनाया गया। ठीक है, ये स्तंभ में है। अभी हम इसको आपको पूरा दिखाते हैं, पूरा आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से, तो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि अच्छा ये इतनी भव्य था, इतना कलात्मक था। ये देखो, जैसे स्तंभों को बनाया गया। आप में से जो बच्चे नेशनल म्यूज़ियम नहीं गए होंगे, हालांकि अभी तो आप जा भी नहीं सकते हो क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जब आपका लॉकडाउन खुल जाए कभी तो जाइएगा ज़रूर। ये देखिए, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये इस्कॉन टेम्पल है ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे नई दिल्ली में है श्रीनिवासपुरी, ईस्ट ऑफ कैलाश। ठीक है, ये यहाँ पे दिल्ली मेरठ स्तंभ है। ठीक है, ईस्ट ऑफ कैलाश, ये ईस्ट ऑफ कैलाश का ही वो है इस्कॉन टेम्पल। जब मैं उधर रहता था तो मैं जाता रहता था, खासतौर पर इस्कॉन तो ज़रूर जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये देखिए, आपको ये मूर्तियाँ यहाँ पे मिली हैं। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा था कंगन हल्ली पे। कब पूछा था बताइए? 2019 के प्रीलिम में। क्लियर? और यूपीएससी ने इसीलिए पूछा था क्योंकि ये बुक उस समय नई आई थी और इसी में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया। ये देखो, रान्यो अशोक। ठीक है, और इसीलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट हो गई थी। और पिछले कई वर्षों से एंशिएंट इंडिया के लिए ये बुक प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा सर इसको पढ़ डालें क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम आपको जो MCQ देते हैं ना, एंशिएंट इंडिया के हों या मॉडर्न इंडिया के, वो सब ऐसी ही बुकों से बना कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। ये देखो, अशोक नाम लिखा था। ठीक है, तो ऐसे आप स्तंभ लेख देख सकते हो। यहाँ पे हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो तो दिखाएं पहले। यहाँ पे ये कौसाम्बी है, ये आपको देखना ही नहीं है। हाँ, ये देखो कौसाम्बी में ये देखो पिलर है, ये देखो गोल पिलर है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये गोल पिलर बनाया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ, मिल जाओ भाई, कहीं पे तो हो गए। एक मिनट, यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, ये देखो, ये वैशाली का स्तंभ है। ये देख रहे हो आप, गोल पिलर है और इसमें पॉलिश है। ठीक है, ऊपर देखो सिंह को इसमें रखा गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये सारी चीज़ें यही दर्शाती हैं कि उस समय पत्थर पर स्थापत्य कितना इंपॉर्टेंट हो गया था। आप ये देखो, ये पूरा एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ठीक है, और ये पॉलिश है तभी ये इतने देखो चमक रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्यूटी पार्लर से घूम के आए हों। ठीक, ये दिल्ली टोपरा फिरोज शाह कोटला का मैदान है। ठीक, वहाँ पे देखो ये ऐसा है। ठीक, पिलर, ये आप पिलर देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। आप लोग जब दिल्ली वगैरह में रहते हो तो कभी कभी यहाँ पे घूमकर जरूर आया करो और यही चीज़ें देखा करो। ठीक है, ये देखिए संकिसा गज स्तंभ की मूर्ति है। ठीक, तो आप इतनी सारी चीज़ें देख लिए। ये देख सकते हो रामपुरवा का बैल है। ठीक है, ये हाथी है। ठीक, ये यहाँ पे धौली का गज है, लोमस ऋषि की गुफा। ठीक, ये सांची का स्तूप, अभी हम स्तूप आपको पढ़ाएंगे सांची का, तो चिंतित नहीं होना है। ठीक, ये मूर्तियाँ हैं। क्लियर? बाकी आपको इसमें अभी कुछ नहीं देखना है इतना डिटेल में, ये तो फिर कुषाण काल की बात आ गई यहाँ पे, समझ गए? तो आपने इस तरीके से देखा कि कैसे वहाँ पे उस समय का स्थापत्य हुआ करता था। ठीक है, फिर बात आती है कि पाटलिपुत्र जो शहर था या कहें जो राजधानी थी मगध की या मौर्य साम्राज्य की, वो गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। सिंपल सा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है।
मौर्य काल के विशाल नगरों के काष्ठ निर्मित होने का मुख्य कारण क्या था? गंगा के मैदान के करीब पाषाण का अभाव था और काष्ठ की अधिकता थी। सिंपल सी बात है, जो नदियों का किनारा होगा वहाँ पे लकड़ी की उपलब्धता अधिक होगी अपेक्षाकृत पत्थरों के। क्लियर? तो इसलिए इस चीज़ का उपयोग किया गया। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। एकाश्म स्तंभों को, एकाश्म का मतलब एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया। ठीक है, उसने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। इनकी संख्या 30 है, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते से लिया गया, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अशोक स्तंभ के नीचे जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, वो किस लिपि में है और किस उपनिषद में है? तो मांडुक्य भी देता है, मुंडकोप भी देता है, ईसकेन कठ भी देता है, कठोप भी देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई साहब, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते है, कठोपनिषद में तो यम और नचिकेता का संवाद है। ठीक है, अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी दिखाया, जबकि ईरानी स्तंभों को कई मंडलाकार टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया। देखो, हो सकता है मे बी यूपीएससी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि अशोक के स्तंभ में और ईरानियों के स्तंभ में क्या डिफरेंस है, और वहाँ पे आपको ये 2 से 3 स्टेटमेंट दे देगा। तो पता होना चाहिए कि अशोक के जो स्तंभ थे वो एकाश्म थे, जबकि ईरानी स्तंभ जो थे वो कई सारे टुकड़ों का मेल था। पहला ऑप्शन। दूसरा, अशोक के स्तंभ स्वतंत्र स्थानों पर अवस्थित थे, जबकि इस ईरानी स्तंभ शासकीय भवनों में ही स्थापित थे। क्लियर? तो आप कहोगे ये भी सही है। तीसरा, अशोक के स्तंभों पर शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां देखने को मिलती हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां। आप कहोगे ये भी बिल्कुल सही है। देखो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में याद करते हो ना, तो चीज़ें याद होती हैं। जब आप याद करते हो ऊट पटांग टाइप से तो चीज़ें नहीं याद होती, तो हमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही याद करना है। ठीक है, अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। ठीक है, ऐसे मतलब जैसे ये ऐसे मोटे हैं नीचे से, ऐसे ऊपर जाते जाते पतले होते जाते हैं, ये इनकी खास बात है। जबकि ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक ही है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, सीधे के सीधे। ठीक है, तो आप ये अंतर डिफरेंस समझ गए। फिर आता है यहाँ पे क्या, अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। ठीक है, ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया। चौकी मतलब समझते हो, जैसे आपके यहाँ जब कथा वगैरह होती होगी तो भगवान को बैठाया जाता है, या पीढ़ा जिसको बोलते हैं, जिसमें बैठकर आप लोगों में से कुछ लोग खाना भी खाते होंगे। ठीक है, पार्टी जिसको बोलते हैं, या सिंपल से समझो जब आप लोगों का विवाह होगा या आपने विवाह में देखा होगा किसी न किसी को, दुल्हा और दुल्हन को पीढ़े में बैठाया जाता है ना। 2 ऐसे पीढ़े लगे होते हैं, एक पंडित जी के लिए लगा होता है यहाँ पे, दोनों बैठते हैं वहाँ पे। ठीक है, वर और वधू, और उनको वहाँ पे सारे पूजा पाठ होते हैं, तो उसको कहते हैं पीढ़ा। वैसे ही पीढ़ा होते हैं, चौकी होती है जिस पे स्तंभों को टिकाया जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ें अशोक के स्तंभों में नहीं मिलती हैं, जबकि ईरानी स्तंभों में चौकी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फिर बात आती है अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है, जिसकी समुचित व्याख्या भारतीय संदर्भ में ही संभव है। मतलब क्या कि अशोक के स्तंभ में जिन जिन मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे उस पर बैल हो, जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं उस समय की भारतीयता को दर्शाते हैं, उसके धर्म को दर्शाते हैं, उनके राजनीतिक अवलंबन को दर्शाते हैं। क्लियर? जबकि ईरानी स्तंभ के शीर्ष में ऐसी कोई प्रतीकात्मकता नज़र नहीं आती। अब आपको लग रहा होगा सर थोड़ा सा तो बता दो यहाँ पे प्रतीकात्मकता का क्या मतलब है। देखो, जैसे आपने अभी देखा ये वाला चित्र, यहाँ पे 1 मिनट में दिखाता हूँ फिर से आपको। जैसे ये देखो बैल है, ठीक है, ये जो वृषभ है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है बैल कितना हष्टपुष्ट है। ठीक है, हष्टपुष्ट बैल का मतलब ये है कि ये काफ़ी प्रजननशील है, मतलब ये इतना मजबूत बैल है कि कृषि की उपज को ये प्रमोट करता है। ठीक है, यानी कि उस समय वहाँ पे कृषि की उत्पादकता काफ़ी अधिक थी। एक तो ये शो करता है, दूसरा क्या शो करता है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
क्लियर। तो इसलिए माना जाता है कि ये सब कहीं ना कहीं बुद्ध के जीवन से रिलेटेड होते हैं, या कहीं ना कहीं हाथी को देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, कमल को आप देखोगे, कमल का जो नक्काशी मिलती है ना, ये सब बुद्ध के जन्म से रिलेट कर दिए जाते हैं कि बुद्ध ने प्रचार किया। बुद्ध, ये देखो जैसे ये यहाँ पे सिंह देखो आप, ठीक है, जैसे ये चक्र है, तो कहा जाता है कि ये जो चक्र है ये वास्तव में बुद्ध का धम्म से प्रेरित है, ठीक है। ये जो घोड़े हैं ये स्फूर्ति को दर्शाते हैं, महात्मा बुद्ध के उस समय गृह त्याग को दर्शाते हैं। क्लियर। ये जो शेर हैं चारों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग, वो क्या है कि ये जो चारों के चारों शेर है ना, एक बात आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कभी भी 4 शेर एक दूसरे के साथ में नहीं बैठ सकते। पहली तो ये बात आप समझ जाइए, रियलिटी है, मतलब चारों शेर एक साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते, ठीक। दूसरी बात, ये जो चारों शेर हैं ना काफ़ी स्फूर्तिवर्धक हैं, मतलब काफ़ी तेज हैं, ऐसा नहीं है कि मंद बैठे हैं, काफ़ी तेज बैठे हैं, मतलब बिल्कुल जोशीले टाइप के। जैसे आप लोग इस समय जोशीले हो कि यूपीएससी का प्रीलिम 27 जून को होगा, देख लिया जाएगा, हर हाल में करके आएंगे, ठीक, बिल्कुल वैसा ही जोश, स्फूर्ति वाला, ठीक। तीसरी बात क्या है कि इन सब के जो बाल हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, मतलब ये इतने मजबूती से बैठे हैं कि कोई भी चीज़ इनको डगमगा नहीं सकती। चौथी चीज़, इनके जो मुख हैं चारों दिशाओं में हैं, मतलब कि उस समय का जो शासक था वो चक्रवर्ती सम्राट था, ये उसको शो करते हैं, ठीक है। पांचवी बात कि ये इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये दुस्साहस करता है कि उस सत्ता को पराजित कर दिया जाए तो वो अपने आप में अल्पज्ञानी है। क्लियर। ये इतनी सारी चीज़ों को शो कर रहा है। अशोक मूर्ख नहीं था कि उसने इन शेरों को ऐसे ही चिपका दिया, ठीक है। इन सब की राज सत्ता के संदर्भ में काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्ता है, इसीलिए आप हमेशा पढ़ते हो ना अशोक के बारे में कि वो राज सत्ता के साथ साथ धर्म सत्ता का भी प्रतिनिधित्व करता था। क्लियर। तो आपको ये चीज़ें वहाँ पढ़नी पड़ती हैं, बट आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि चारों दिशाओं में वो अपने आप को दर्शा रहा था कि हम भले ही अपनी युद्ध की नीति का त्याग कर चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम शक्तिशाली नहीं हैं, ठीक है। हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, उस चक्रवर्ती सम्राट का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 4 ओजस्वी शेर, ठीक है। और ये यंग हैं, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की जनता, वहाँ का देश, वहाँ का शासक वृद्ध नहीं है, वो देश वृद्ध नहीं है, ठीक है। अब इतने ही सारे फीचर भारत सरकार ने लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी जब आप आईएएस बनेंगे और ख़ासतौर पर जब आप आईपीएस बनते हैं तो आपके मस्तिष्क की टोपी जो होती है ना उस पर इसी चीज़ को शोभायमान किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये शेर क्या करते हैं आखिरकार। भारत के संदर्भ में तो ये बिल्कुल सही बात हो जाती है, और वर्तमान गवर्नमेंट के लिए तो ऐसी उत्तेजक वर्धक बातें तो अद्भुत हैं अपने आप में, जैसे ये शेर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब अपने आप में यही चीज़ों को शो करते हैं। क्लियर। चलिए, इतनी बातें आपने देख ली, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जा रही होंगी उम्मीद है। फिर बात आती है अशोक के स्तंभ सपाट हैं, ईरानी स्तंभ गड़ारीदार हैं। मतलब क्या है गड़ारीदार और सपाट का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आप लोगों के घर में खीरा होता होगा, ठीक है, ऐसे खीरा होता है सिंपल सा, ठीक है। अब ये मत कहना खीरा ऐसे कैसे बन सकता है, तो कई बार आप लोग खीरे को काटते हो तो ऐसे ऐसे स्लाइस काट देते हो ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कई बार आपके पास एक चाकू होगी छीलने वाली खीरे को, और जब आप उसको छील लेते हो खीरा को, फिर ऊपर से उस ऐसी जो धारदार चाकू होती है ना ऐसे, उससे डिज़ाइन बनाते हो, जैसे आलू वगैरह छीलते हो, और उससे अगर एक बार यहाँ पे डिज़ाइन कर दो, एक बार ऐसे छील दो, तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसी डिज़ाइन बन जाती है धारीदार। ध्यान देना, ऐसी यहाँ पे डिज़ाइन बन जाएगी, और जब ऐसी डिज़ाइन बन जाएगी तो आप इसको फिर स्लाइस करो। ऐसे जब स्लाइस करोगे तो क्या होगा कि आपके जो खीरा बनेगा वो ऐसा बन जाएगा डिज़ाइन में। क्लियर, ऐसा देख सकते हो आप, ऐसा डिज़ाइनेबल खीरा बन जाता है। क्लियर। ये क्या हुआ, ये जो डिज़ाइन बन रही ना, ये ऐसे ही गोल गोल करके मान लो ऐसा ही आपका ये खीरा हो गया, ठीक है। अब इसमें ऐसे पूरे पे आपने जो डिज़ाइन बना दी, ये हो गया गड़ारीदार। क्लियर। गड़ारीदार ये वर्ड कहाँ से लिया गया जानते हो? ये लिया गया कुएँ से। कुएँ में जब आप लोग गड़ारी डालते हो ना, तो उससे जब आप निकालते हो वही चीज़ है, ठीक। तो ये गड़ारीदार है, मतलब ये सपाट नहीं है, बिल्कुल चिकने नहीं हैं, ठीक। जबकि अशोक के स्तंभ सपाट हैं, यानी कि वो चिकने हैं, इस पे उबड़ खाबड़ है यहाँ पे। क्लियर। तो इतनी बातें बस आपको पता होना चाहिए।
फिर बात आती है मौर्यकालीन कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि यूपीएससी आपको क्रम जानते हो कैसे लगाने को देती है, कई बार स्थापत्य को दे देगी क्रम लगाने को। जैसे सपोज करो ऐसे आपको देगी कि बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, मतलब गांधार कला में बुद्ध की मूर्ति। दूसरा आपको दे देगा अजंता के चित्र, तीसरा लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, चौथा आपको दे देगा एलिफेंटा का कैलाश मंदिर, ठीक है। अब आपसे पूछेगा इनमें से सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो आपको सिंपल सा पता है कि लौरिया नंदनगढ़ का हुआ। क्यों? क्योंकि वो मौर्य काल का था। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा के स्तंभ हैं, दिल्ली का टोपरा स्तंभ है, दिल्ली में मेरठ स्तंभ है, लौरिया अरराज है, इलाहाबाद स्तंभ है, रुमनदेही स्तंभ है। आप में से जिन बच्चों ने हिस्ट्री की मैपिंग की होगी तो उनको सब कुछ याद आ रहा होगा कि अच्छा रुमनदेही जो था, रुमनदेही या लुमनदेही, वो नेपाल के बॉर्डर से टच होता था। लौरिया अरराज और लौरिया जो नंदनगढ़ था ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार के किनारे वाले बॉर्डर से टच होता है। क्लियर? आप लोगों ने पढ़ा होगा, खैर कोई बात नहीं। स्तूप बौद्ध कला से संबंधित शब्द है। यह समाधिनुमा भवन है जिसे बुद्ध के स्मृति अवशेष को सुरक्षित रखने हेतु बनाया गया। कहने का मतलब क्या है कि स्तूपों में बुद्ध की स्मृति के अवशेषों को रखा गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि स्तूप निर्माण की प्रथा बुद्ध काल में नहीं शुरू हुई थी। आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि स्तूपों का निर्माण सर्वप्रथम बुद्ध के काल के दौरान हुआ, तो नहीं, स्तूपों का निर्माण पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन बौद्ध धर्म में इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। क्लियर? जैसे सांची का स्तूप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस स्थापत्य की दृष्टि में। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहे हो सर? तो आप में से जिन बच्चों के पास नोट होंगे ना, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 500 रुपये का, 200 रुपये का, तो आप उसमें देखना सांची का स्तूप आपको मिल जाएगा। हम्पी की उसमें चित्र जब आया था तो यूपीएससी ने हम्पी पे क्वेश्चन पूछ लिया था। मंगलयान का जब आया था चित्र तो यूपीएससी ने मंगलयान पे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन किस पे पूछेगा? सांची के स्तूप पे पूछ सकता है, रानी की बाव पे क्वेश्चन पूछ सकता है। रानी की बाव का भी चित्र उसमें मिलता है ना, तो आपको ये बातें इतनी याद रखनी है, ठीक है। तो सांची का स्तूप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी में 2019 में निकला था। 2020 में भी सांची के स्तूप के कुछ इनपुट्स दिखाए गए थे और करंट अफेयर्स में भी कई बार चर्चा में रहा है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को आप पढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? पहला तो सांची में 3 स्तूप हैं। स्तूप नंबर 1 मौर्य काल से संबंधित है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। सभी स्तूप यानी कि मौर्य काल से नहीं संबंधित हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन देगा सांची के सभी स्तूप मौर्य काल से संबंधित हैं, तो गलत हो जाएगा। भाई साहब पहला ही मौर्य से संबंधित है, दूसरा और तीसरा तो मौर्योत्तर से संबंधित है। तो एक तो ये लाइन पता चल गई, कहाँ गलती कराएगा। दूसरी चीज, मौर्यकालीन स्तूप में वेस्टनी यानी कि रेलिंग नहीं है, लेकिन मौर्योत्तर काल में वेस्टनी है, मतलब रेलिंग है। आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो आप, तो एक मिनट रुको, हम आपको पूरा का पूरा स्तूप दिखा देते हैं। और आप में से जिन बच्चों ने ना देखा हो वो लोग हमारी स्थापत्य की क्लास को देख सकते हैं भारत दर्शन में। तो हम आपको दिखाते हैं सांची स्तूप के बारे में। अभी आपने देखा ही था, ठीक है, तो शायद यहाँ पे अगर मिल जाता है तो आपको फिर से दिखा देते हैं। सांची स्तूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, इसलिए मैं आपको बार बार, देखो जो इम्पोर्टेंट होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं आपको बार बार फोकस करा दूँ। हाँ ये देखो, ये है सांची स्तूप। हालांकि इसमें उतना अच्छा डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बट हम आपको फिर भी कोशिश करेंगे बताने की। तो जैसा कि आप ये देखिए, यहाँ पे ये किनारे किनारे जो रेलिंग बनी है ना, बाउंड्री वॉल, जिस पे ये सब तोरण द्वार लगे हुए, 4 तोरण द्वार हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक। ये चारों तोरण द्वार क्या हैं? ये वेस्टनी है, रेलिंग। ये जैसे आप देखते हो ना, ये ऊपर भी देखो रेलिंग लगी हुई है, ठीक है। तो ये सब रेलिंग है यहाँ पे। आप में से जो बच्चे दिल्ली में रहते होंगे, और दिल्ली में जब आप साउथ दिल्ली की ओर जाएंगे तो शायद निजामुद्दीन, हाँ शायद निजामुद्दीन जो बस अड्डा है, वहाँ पे ब्रिज के पास को जब क्रॉस करेंगे ना, तो आपके राइट साइड में बुद्ध का खूब बड़ा ऐसे प्रांगण बना हुआ है। वहाँ पे इसी स्तूप का एक तरीके से आप कह सकते हो फिगर बनाया गया, डायग्राम बनाया गया, ठीक है, वो देख सकते हो।
या फिर आप में से जो बच्चे नोएडा से आएंगे दिल्ली की ओर, तो वहाँ पे भी आपको भीमराव अंबेडकर साहब पार्क में ये चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। क्लियर। खैर, हम आपको इसका वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो आप वहाँ पर भी देख लेना। 3D में काफ़ी अच्छा वीडियो है, या यूट्यूब पर आप कभी भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा 3D एनिमेशन के रूप में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मौर्यकालीन स्तूप के तोरण द्वार में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, जबकि अन्य में पत्थर का। मतलब मौर्योत्तर काल वाले में क्या हुआ होगा, पत्थरों का इस्तेमाल हुआ होगा। सिंपल सी बात है। सांची के स्तूप की एक अन्य विशेषता है कि इसकी वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं है, सादगी ही इसकी विशेषता है। समझ गए, यानी कि इसमें जो वेदिका बनी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं मिलेगा हमें देखने को। वेदिका क्या होती है, यही जो अभी हमने आपको पढ़ाया ना, ये देखो, ये जो वेदिका है ना, ये यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं मिलेगा, कोई सजावट वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपको आगे के कई सारे स्तूप मिलते हैं ना, उसमें वेदिका काफ़ी ज़्यादा अलंकृत है। ठीक है, सांची के स्तूप में जो पेटिका मिली है, उस पर पेटिका में एक सूची है और इसमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्हें प्रियदर्शी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा था। स्तूप पेटिका में जो राख और अस्थि अवशेष मिले हैं वे सारिपुत्र और महागोलमन के माने गए हैं। यानी कि इसमें बुद्ध के अवशेष नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, उनके शिष्यों के इस पे अवशेष हैं। भरहुत का स्तूप, ये सतना मध्य प्रदेश में है। शुंग शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कालांतर में मौर्य तथा मौर्योत्तर के प्रभावाधीन होने पर यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। क्लियर। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, अशोक काल में इसका निर्माण शुरू हुआ था भरहुत के स्तूप का, और शुंग काल में इसका विकास हुआ। इसकी खास बात क्या है, स्तूप में रेलिंग की डिज़ाइन मुख्य आकर्षण का बिंदु है। पत्थरों पर ये जटिल डिज़ाइन बनाए गए। बस आपसे इतना ही, हालांकि भरहुत नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो उसको सांची को ही पूछेगा। ठीक है, इसमें पालिश लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, पालिशदार। स्तूप सादी ईंटों का बना है, नींव बड़े शिलाखंडों की है। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। स्तूप के चारों ओर वेदिका निर्मित है, ये लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको दे देगा कि भरहुत के स्तूप में वेदिका का अभाव मिलता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसके चारों तरफ एक एक तोरण द्वार बनाया गया। तोरण द्वार मैंने आपको दिखाई दिया, एक तरीके से आप गोपुरम कह सकते हो मंदिर के हिसाब से। नागार्जुन कोंडा स्तूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम से ही समझ में आ रहा है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है नागार्जुन कोंडा। दक्कन के पठार के पूर्वी छोर पर सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ठीक है, यह स्थल प्राचीन भारत में इक्ष्वाकु राजा की राजधानी विजयपुरी के नाम से जाना जाता था। आपसे नहीं पूछेगा। इन स्तूपों की मुख्य विशेषता है कि 5 मुक्त खंभे हैं जो बुद्ध के जीवन, जन्म, त्याग, ज्ञान, पहला धर्मोपदेश तथा महापरिनिर्वाण की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये इक्ष्वाकु राजा की राजधानी विजयपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक स्तूप प्राप्त हुआ है जिसमें बुद्ध के जीवन, मरण, त्याग, ज्ञान, धर्म उपदेश और उनके जन्म की घटनाओं को दर्शाया गया। कौन सा स्तूप है, तो बता देंगे नागार्जुन कोंडा स्तूप है। ठीक है, कहीं कहीं इस खंभों की अधिकता है तो कहीं एक भी खंभा नहीं है, आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मंदिर परिसर में एक समान वास्तु योजना नहीं है, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती है अमरावती स्तूप की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। और आपको मैंने पीछे भी बताया था जब हम आपको जब हम आपको मूर्ति निर्माण की शैली बता रहे थे, तो उसमें अमरावती के बारे में एक खास फीचर क्या बताया था कि इसमें जो मूर्तियां बनती थी वो सफ़ेद संगमरमर पे आधारित होकर बनती थी। क्लियर। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी। क्या पूछेगी कि अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के बसे शहर अमरावती के मुख्य आकर्षणों में से एक है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि अमरावती जो शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे है। ध्यान देना, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ते तो हैं बट उस वक्त ये नहीं सोच पाते कि यूपीएससी हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगी। तो इसीलिए जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये सोच लिया करो कि अच्छा यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है। तो अब आपको जाने अनजाने में ये पता चल गया कि अमरावती जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है कि प्राचीन शहरों का वर्तमान में क्या नाम है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगी, हालांकि हमने आपको एमसीक्यू में दे रखा है ये क्वेश्चन,
आप में से जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा कि धान्य कटक नाम प्राचीन काल में किसे कहा जाता था, अमरावती को। क्लियर, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अहोम किसे कहा जाता था, असम को। ठीक है, फिर यहाँ पे उत्खनन में यहाँ से हीन यानी स्तूप का ढांचा प्राप्त हुआ है, यहीं की प्रस्तर पट्टिका पर पूरे स्तूप की डिजाइन बनी हुई मिली है। अमरावती की स्तूप वेदिका पर इंच इंच पर अलंकरण है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ वेदिका निर्माण में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यहाँ पे संगमरमर का मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ स्तूप के सामने एक खड़ा स्तंभ भी है जिसे आयत स्तंभ भी कहते हैं। सिंपल सा आपको कई सारी विशेषताएं दे देगा और उसमें से आपको पूछेगा कि इसमें से आयत स्तंभ कहाँ है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा। ठीक है, ये अमरावती को छोड़कर अन्य कहीं के स्तूप की विशेषताएं नहीं है। मतलब ये जो फीचर है ना आयत स्तंभ की, ये केवल अमरावती के स्तूप में मिलेगी, बाकी आपको कहीं पर ऐसा फीचर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे सारनाथ स्तूप के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश से लगभग 13 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। 3 स्तूप मिले हैं, चौखंडी, धर्मराज का और धम्मेक। क्लियर, धम्मेक जो है ये गुप्तकालीन स्तूप है जिसका निर्माण सारनाथ में हुआ था। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सारनाथ में मिले जितने भी स्तूप हैं उन सब का निर्माण मौर्य काल में हुआ, तो कहोगे गलत भाई साहब, मौर्य में भी हुआ था, गुप्ता में भी हुआ था। ठीक है, फिर बात आती है हमारी गुफा स्थापत्य की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुफा स्थापत्य। ऑलरेडी हमने वैसे तो पढ़ा दिया है, बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और पढ़ा देते हैं फिर से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। गुम्फा या गुफा स्थापत्य निर्माणता मूलतः जैन धर्म की विशेषता थी। कालांतर में बौद्ध हिंदू भिक्षुओं के आवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुई। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल शासक वंश के द्वारा ही नहीं, जैन श्रमणों, आजीवक, भिक्षुओं की कोशिश से भी गुफाओं का निर्माण हुआ। मौर्य काल में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवकों के निवास हेतु अनेक गुफाओं का निर्माण कराया गया। क्लियर, क्वेश्चन यूपीएससी कई बार क्या पूछती है कि बराबर पहाड़ी की गुफाएं किसने बनवाई। ठीक है, कि अशोक के पौत्र ने बनवाई, किसने बनवाई, तो आपको पता होना चाहिए। अशोक महान ने बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं बनवाई, लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। क्लियर, इनमें लोमस ऋषि की गुफा का स्थापत्य की दृष्टि से विशेष महत्व है। ठीक, बराबर की ज़्यादातर गुफाएं 2 कक्षों की बनी हैं, आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं, देखो आपसे बराबर की गुफाओं पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अब उम्मीद क्या है कि नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको दे देगा कि इसे शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। ठीक है, तो आप गलत मत कराना, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं दिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुनी पहाड़ियों का निर्माण जो गुफाएं हैं शुंग शासक ने नहीं कराया था, उसे अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया था। क्लियर, तो आपको ये पता होना चाहिए नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कराया। दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं में गोपिका गुफा उल्लेखनीय है। जूनागढ़ में खपरा खेड़िया नामक आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट गुफा है उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं। ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर से 5 मील उत्तर पश्चिम में खंडगिरी की पहाड़ियां हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख आप पढ़ते हो ना खारवेल का, वो यहीं पे मिला है। कलिंग के शासक जिसमें जैन का उल्लेख कलिंग के शासक खारवेल का जिसमें उल्लेख मिलता है, जो कि एक जैन मतावलंबी था, यानी कि जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, एक तो उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के बारे में, दूसरा खारवेल के बारे में, तीसरा हाथी गुम्फा लेक के बारे में। तो आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि खारवेल जो था वो हाथी गुम्फा लेक से संबंधित था, जैन मतावलंबी था, उदयगिरी की खंडगिरी गुफाओं से उसका प्रमाण मिला है। ठीक है, लेख में ये भी स्पष्ट है कि अपने शासन के 13वें वर्ष में उसने कुमारी पर्वत, यानी कि जो उदयगिरी और खंडगिरी का प्राचीन नाम है, वहाँ पे शैल गृह बनवाया था, मतलब वही गुफाएं बनवाई थी। ठीक है, गुप्तकालीन गुफाओं के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको अजंता, एलोरा, उदयगिरी इन सबको दिखा दिया है जब हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, चित्रकला। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अजंता, एलोरा, उदयगिरी व बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाओं के सुंदरतम निदर्शन हैं, यानी कि उदाहरण हैं। अजंता और बाघ की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफाओं का संबंध भागवत धर्म से। अच्छा एक बात बताओ, जो बादामी की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं?
ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था कि बादामी की जो गुफाएं हैं उसमें लौकिकता को काफ़ी ज़्यादा दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपने पीछे पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। एलोरा की कुछ गुफाओं का संबंध तो ब्राह्मण से है, कुछ बौद्ध और कुछ जैन से। आपको सिंपल सा पता है एलोरा का मतलब होता है आल ओरा, जिसमें सभी हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि उदयगिरी की गुफाओं में बौद्ध धर्म को प्रमोट किया गया, भागवत धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, उदयगिरी की दूसरी जो गुफाएं वो विदिशा में हैं। देखो उदयगिरी की दो गुफाएं, एक है उदयगिरी खंडगिरी, एक है उदयगिरी। उदयगिरी जो खंडगिरी वो उड़ीसा में, और जो उदयगिरी वो विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से प्राप्त लेखों के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि ये गुप्त वंश से संबंधित है। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि था वो मौर्य वंश का शासक था। तो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जैसे आप में से कई सारे बच्चे बिंदुसार और बिंबिसार को लेकर कंफ्यूज रहते होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बिंदुसार कौन होगा और बिंबिसार कौन होगा। ठीक है, बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का शासक था। और बिंदुसार कौन था बताइए? अशोक के पिताजी थे। ठीक है, अशोक के पिताजी थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। क्लियर? ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी पहाड़ियों का पत्थर बलुआ है, इसलिए गुफाएं प्रायः छोटी हैं। क्लियर? फिर बात आती है बाघ की गुफाओं का। बाघ की गुफाएं क्या हैं? बाघ की गुफाएं विंध्य श्रृंखला में नर्मदा की सहायक नदी बाघ नदी के किनारे स्थित हैं। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से है, तो आप कहोगे नहीं। आपने अभी पढ़ा था ना हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है। महायान में बुद्ध को मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है, जबकि हीनयान में उनको प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया। क्लियर? इसके सामने एक बड़ा जगमोहन भी है, जो किसी अन्य विहार में उपलब्ध नहीं है। जगमोहन क्या होता है, मंडप क्या होता है, ये हमने आपको मंदिर जब पढ़ा रहा था तो वहाँ कवर करा दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अजंता की गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट हैं। काट कर निर्मित की गई कई गुफाओं की श्रृंखला हैं। 200 BC से 650 AD के टाइम पीरियड पे बनी थी। अजंता की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बेमिसाल पेंटिंग की गई हैं। यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अति सुंदर बुद्ध की पेंटिंग्स कहाँ पे मिलती हैं? अजंता में। और एक बार क्वेश्चन नहीं आया, 2 से 3 बार आया क्वेश्चन। तो अब उम्मीद ये है कि अजंता पे ना कि एलोरा पे आएगा। तो एलोरा, बाघ, बादामी ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने आपको सब कवर करा ही दी हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाओं की बात करें, अजंता की तुलना में ये अधिक नवीन है, मतलब अजंता के समकालीन नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये प्रसिद्ध 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें से बौद्ध की हैं, ब्राह्मणों की हैं, जैनों की हैं। आपको सिंपल सा पता है एलोरा का मतलब आलोरा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसमें 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा निर्मित किया गया था। क्लियर? एलोरा की गुफाएं तिरछी ढलान पर हैं, जबकि अजंता की गुफाएं सीधी खड़ी ढलान पर हैं। आपसे ऐसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तिरछी हैं कि सीधी हैं। ठीक है, बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया। हालांकि अभी इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं। इसके लिए आपको एक दूसरा पार्ट और आएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो BC टॉपिक क्योंकि हमें कवर करने होते हैं अपने एक उसमें, तो अपने उस रूल को भी हमें वायलेट नहीं करना है। तो क्या है कि आपके जो शेष इसमें रह गया है, क्योंकि अभी इसमें मध्यकाल की कई सारी साइट्स को हमने रोका है और कई प्रकार की गुफाओं को भी रोक दिया गया है, क्योंकि अभी तो हम गुप्त काल पे ही पढ़ रहे हैं, अभी राष्ट्रकूटों को हमने नहीं पढ़ा है। तो वो जितना भी शेष पार्ट है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जितना हमने पढ़ाया इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा। तो अपने हम एक लास्ट पार्ट में आर्ट एंड कल्चर को फिर पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना वायरस से अपने आप को बचा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करिए।